गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम भारत का जो भौगोलिक विभाजन पढ़ रहे थे उसमें हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें क्या है तुम्हारा सेकंड पार्ट उत्तरी गंगा का मैदान। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका भौगोलिक विभाजन क्या क्या है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, ये किस तरह से बना है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हिमालय पर्वत है। उसके आगे हम देखते हैं दूसरा डिवीजन, तो हम उत्तरी गंगा का मैदान देखते हैं, जिसमें कौन कौन से राज्य हैं तुम्हारे, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ठीक है, असम, ये सब राज्य आते हैं। ये किस में आते हैं? उत्तरी गंगा के मैदान में आते हैं ये सब। ठीक है, तो इसका निर्माण कैसे हुआ कि इतना बड़ा विशाल मैदान कैसे बन गया कि यहाँ पे पहले जो आज हम उत्तरी गंगा का मैदान देखते हैं, यहाँ पे पहले टैथीज नाम का सागर था। ठीक है, जो तुम्हारा हिमालय है उसकी बताया था तुम्हें, इन दो प्लेटों की टक्कर से जो ये वाला भाग है ये ऊपर उठ गया। ठीक है, तो ये जो बीच का भाग है यहाँ पे क्या था, टैथीज नामक भूसागर था। ठीक है, तो वो थी गहरी खाई। तो उससे क्या हुआ, हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती हैं, पता है तुम्हें, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, गोमती, कोसी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये सब नदियाँ, और इधर से ये तुम्हारा प्रायद्वीप का पठार है, इधर से नदियाँ निकलती हैं, केन, सोन, बेतवा, चंबल आदि नदियाँ। ठीक है, तो ये अपने साथ क्या करती हैं, अवसाद बहा के ले जाती हैं, कंकड़ पत्थर बहा के ले जाती हैं, रेत बहा के ले जाती हैं, तो वो धीरे धीरे यहाँ पे क्या करती रही, मैदान में जमा करती रही। ठीक है, जिसके कारण क्या है, इसने उपजाऊ मैदान का रूप ले लिया। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे उत्तरी मैदान की उत्पत्ति। ठीक, अब हम इसका देखते हैं भौगोलिक विभाजन। तो इसको हम 4 भागों में बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, इसका सबसे पहला जो हिमालय की तीसरी श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी, उसके साथ से ये शुरू हो जाता है तुम्हारा क्या, उत्तरी गंगा का मैदान। ठीक है, या सिंधु गंगा का मैदान भी बोल सकते हो इसको। तो ये तुम्हारा शिवालिक गिरिपाद का क्या मतलब, जो शिवालिक पर्वत है, तीसरा जो हिमालय का तीसरा भाग है, उसके साथ से ही ये शुरू हो जाता है। तो इस भाग को क्या बोला जाता है, इस भाग को बोला जाता है भाबर। ठीक है, यानी कि ये वाला भाग। ठीक है, इसकी संरचना कैसी होगी, इसको क्या बोला जाएगा, भाबर। ठीक, इसकी संरचना कैसी होगी कि इसमें जो नदी यहाँ से आ रही है, ठीक, तो वो मोटे मोटे कंकड़ पत्थर हैं, उनको यहाँ पे जमा करना शुरू कर देगी। तो यहाँ पे ज़्यादातर क्या मिलेंगे तुम्हें, भाबर वाली संरचना में मोटे कंकड़ पत्थर। ठीक है, तो इसकी अगर हम चौड़ाई देखते हैं तो 8 से 10 किलोमीटर है। यहाँ पे नदी है वो एक पूरी धारा के रूप में नहीं बहती, छोटे छोटे नालों के रूप में बहती हुई लगती है हमें। तो ये है तुम्हारा क्या, भाबर। अब उसके आगे देखते हैं गंगा के मैदान का दूसरा डिवीजन है, वो उसका क्या नाम है, तराई। ठीक है, तराई का क्या मतलब, भाबर से जो नीचे का भाग है, यानी कि इसकी जो तुम चौड़ाई देखोगे वो 10 से 15 किलोमीटर है। ये ऐसे ही जैसे कि ये शिवालिक का तीसरा पार्ट है, तो 10 किलोमीटर तक तुम्हारा क्या है, भाबर का एरिया, यानी कि उसको हम पहचानेंगे कैसे कि मोटे मोटे कंकड़ पत्थर हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है जो पत्थर हैं उनकी जो आकार है वो थोड़ा सा छोटा होना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो वो संरचना क्या कहलाएगी, तुम्हारी तराई कहलाएगी। ठीक है, ये अनूप क्षेत्र होता है, यानी कि दलदली एरिया होता है। यहाँ पे जो नदी है यहाँ पे छोटे छोटे नालों के रूप में बह रही थी, पत्थरों के नीचे से बह रही थी। ठीक है, तो हमें लग नहीं रहा था कि ये पूरी नदी है। ठीक, तो वो एक पूरी नदी का आकार फिर से ले लेती है तुम्हारी किसमें, तराई वाले एरिया में आके। तो ये इसकी विशेषता है। अब तीसरा डिवीजन जो दिया गया है वो क्या है तुम्हारा, जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान भी बोल सकते हो इसको, और इसको हम 2 पार्ट में बांट के पढ़ सकते हैं, एक है तुम्हारा क्या, बांगर, एक है तुम्हारा क्या, खादर। ठीक है, तो अब इसको देखो ध्यान से, जब तुम अपने यहाँ यमुना को ही देख लो। ठीक है, यमुना नदी में जब बाढ़ आती है तो जहाँ तक यमुना का पानी हर साल नहीं पहुँचता, वहाँ की जो मिट्टी होती है, ठीक है, वो इतनी उपजाऊ नहीं होती जितना हर साल पानी पहुँचता है, फिर वो पानी कम हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या है, वहाँ पे गाद जम जाती है। ठीक, तो वो उपजाऊ होती है वो मिट्टी। ठीक है, तो बांगर का क्या मतलब, जहाँ पे नदी का पानी हर साल नहीं पहुँचता,
वो क्षेत्र क्या कहलाता है तुम्हारा बांगर। और खादर का मतलब नई भूमि, यानी कि जहाँ पे नदी है वो अवसाद जमा कर देती है और फिर से वो संकीर्ण हो जाती है, और जो अवसाद बचता है उसमें फिर से खेती कर सकते हैं हम। ठीक है, तो वो एरिया क्या कहलाता है खादर। जैसे हमने यमुना का ही देख लेना कि कभी तो पूरे एरिया में फैल जाती है, अब की बार है वो यमुना पूरे एरिया में नहीं फैल गई, थोड़े से एरिया में फैली है। अब वो और भी कम हो जाएगा, तब वो वहाँ पे जो गाद है वो बची रहेगी, फिर उसमें क्या है तुम्हारी सब्जी वब्जी उगा ली जाएगी। ठीक है, तो वो एरिया जहाँ पे पानी पहुँच गया, ठीक है, वो खादर कहलाती है। और जहाँ पे हर साल बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता वो एरिया क्या कहलाता है, बांगर कहलाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे मैदान का हो गया, मैदान के बारे में पढ़ लिया हमने। अब हम तीसरा देखते हैं, हमारा क्या, जो तुम्हारा दक्षिण का पठार है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ये इस तरह की स्थला करती है। ठीक है, तो अब तुम मैदान में कुछ और चीज़ें तुम्हें दी गई मिलेंगी, तुम बुक में पढ़ोगे तब उसका तुम्हें मीनिंग बता देती हूँ मैं। कि जैसे कि बालुरोदिका विसर्प क्या होता है, कि जब नदी बहती है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहती है। ठीक है, नदी का मार्ग है वो ऐसे ऐसे होता है, तो ये जो घुमाव है ना, इसको क्या बोला जाता है, विसर्प। ठीक है, और गुम्फित वाहिकाएं क्या होती हैं, कि जो नदियाँ लुप्त हो जाती है, यानी कि कंकड़ पत्थर वाले एरिया से बहती हैं, तो वो क्या कहलाएंगी, गुम्फित नदी कहलाएंगी। ठीक, उसके आगे क्या है तुम्हारा डेल्टा। डेल्टा तुम्हें पता ही है कि जब नदी अपने समुद्र में गिरने वाली होती है, तो अपने साथ जो अवसाद की मात्रा होती है उसको वो पूरी तरह से बहा के ले जाने में असमर्थ हो जाती है, यानी कि उसका बोझ इतना हो जाता है, नदी के पानी में गाद की मात्रा इतनी हो जाती है कि वो उसको अपने साथ ले जा नहीं पाती। ठीक है, तो क्या करती है नदी, धीरे धीरे, जैसे ही मान लो ये बंगाल की खाड़ी है, इधर जैसे ही गंगा और ये नदी गिरना शुरू होगी, तो क्या होगा, डेल्टा ये अपने साथ जो अवसाद लाएगी इधर, ये मोटे मोटे कंकड़ पत्थर छोड़ना शुरू करेगी, फिर उससे महीन पत्थर कंकड़ पत्थर छोड़ना शुरू करेगी, फिर उससे उससे बारीक, फिर उससे बारीक, फिर जाते जाते यहाँ से बिल्कुल गाद। ठीक है, तो ये जहाँ से छोड़ना शुरू करेगी वहाँ पे क्या है तुम्हारा डेल्टा का निर्माण हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या है तुम्हारा डेल्टा के बारे में पता चल गया, डेल्टा किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो तुम्हारा गंगा का मैदान है ये उपजाऊ है, यहाँ पे ज़्यादातर चावल गेहूँ गन्ने की फसलें पैदा होती हैं, और यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व भी क्या है, ज़्यादा, यानी कि जनसंख्या है वो ज़्यादा निवास करती है। अब हम तीसरा पढ़ते हैं क्या, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। पठार और पर्वत में क्या डिफरेंस है, पर्वत होता है उसकी चोटी ऊंची होती है, और पठार होता है वो ऊपर से क्या होता है, प्लेन होता है। ठीक है, तो पर्वत और पठार में ये डिफरेंस है। ठीक, और हम कोई भी उसकी हाइट मापेंगे किससे, समुद्र तल से। ठीक है, समुद्र तल से हम उसकी ऊंचाई मापते हैं, तो इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचाई। ठीक है, 600 मीटर औसत, 600 से 900 मीटर इसकी ऊंचाई मिलेगी तुम्हें। ठीक है, तो ये किस किस से मिलके बना है, इसका जो तुम्हारा ये पश्चिमी, पूर्वी और ये दक्षिणी जो भाग है वो किन किन पहाड़ियों से टच होता है। ठीक है, ये तो ये पश्चिम वाला है, ये तुम्हारा इधर अरावली पर्वत है, इधर गुजरात में गिर की पहाड़ियाँ हैं, वो तुम्हारे क्या हैं, प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। ठीक है, तो ये इधर से होता हुआ उत्तर में कटा फटा तट होता हुआ, चंबल के बीएड भी सुना होगा, इधर से होता हुआ इधर ये तुम्हारा राजमहल की पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर का पठार है इधर, और असम में इधर है तुम्हारा शिलोंग का पठार और कार्बी एंगलोंग का पठार, ये इसी के भाग हैं। ठीक है, बीच में गैप हो गया, मालदा भ्रंश बोलते हैं इसके कारण, जब प्लेटें टकराई तो उसके कारण यहाँ पे क्या बना, गैप। ठीक है, लेकिन ये जो दो मैंने अभी बताए, असम का पठार और नहीं, शिलोंग का पठार और कार्बी एंगलोंग, ये दोनों प्रायद्वीपीय पठार के ही भाग हैं। ठीक है, दक्षिण में अगर हम जाते हैं तो नीचे तुम देखोगे नीलगिरी, अन्नाई मुड़ी, ठीक है, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ, ये सब कटा फटा हुआ है। ये ऐसे मैंने तो ऐसे बना रखा है, लेकिन इसका अगर तुम रियल में वो देखते हो फिजिकल मैप, तो ये कटा फटा है, जैसे ये पीछे तुम्हारा मैप दिया गया है, ये देखो। ठीक है, ये है ना, ऐसे नहीं बना हुआ। अगर हम इसको देखते हैं तो ये अरावली की पहाड़ी होगी, ये तुम्हारी गिर की पहाड़ियाँ होगी। ठीक है, गुजरात में, इधर देखो ये मालवा का पठार हो गया। ठीक है, छोटे छोटे पठारों से मिलके बना है, ये तुम्हारा बघेलखंड का पठार हो गया। ठीक है, ये बुंदेलखंड का हो गया, ये बघेलखंड का हो गया, ये छोटा नागपुर का पठार हो गया। छोटा नागपुर का पठार क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे लोहा, ठीक है, तुम्हारा चूना पत्थर, ये सारी चीज़ें
सबसे ज़्यादा यहीं पे मिलती हैं। ठीक, तो ये देखो तुम्हारी सतपुड़ा विंध्याचल की ये हैं पहाड़ियाँ, इनके बीच नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। ये सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, ये इधर महादेव की पहाड़ियाँ हैं, ये 7 पहाड़ियाँ हैं, मैकाल की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, उसके आगे क्या है तुम्हारी, ये देखो नीचे आते हैं तो ये नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ हैं। ठीक, ये अन्नाईमुड़ी, ये अन्नाईमुड़ी की पहाड़ियाँ हैं, ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियाँ बोलते हैं इनको। ठीक, तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो तुम्हारे गरम मसाले होते हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा यहीं पे होते हैं। तो ये कटा फटा हुआ है, देखो ये भी ऐसे देख रहे हो, ये ऐसे देख रहे हो, ऐसे ये पूरा कटा फटा तट है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, दक्षिण का पठार। अब हम इसकी भौतिक विशेषताएं देखते हैं। तो ये तुम्हारी इसकी ऊंचाई बता दी तुम्हें कितनी है, ठीक है, 600 से 900 मीटर। और ये तुम्हारा पश्चिम में गिर की पहाड़ियाँ, अरावली से लेके पूर्व में क्या है तुम्हारा शिलांग का पठार और कॉर्बी एंगलोंग तक फैला हुआ है। और साउथ में ये अन्नाईमुड़ी पहाड़ियाँ, इलायची और कार्डेमम की पहाड़ियों तक फैला हुआ है। ठीक है, ये अनेक छोटे छोटे पठारों से मिलके बना है, जैसे अभी दिखाए तुम मैप में, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का, रांची का पठार, ठीक है, पलामू का पठार, छोटा नागपुर का पठार, इनसे मिलके बना हुआ है ये। तो इसकी और विशेषताएं क्या है कि तुम्हारा जो ये पश्चिमी भाग है इस पठार का, ये ऊंचा है और कम कटा फटा है, और ये नीचा है, यानी कि इसका ढलान क्या है पठार का, पश्चिम में ऊंचा, ठीक है, पश्चिम से ऐसे, ठीक है, ऐसे इसका ढलान ऐसे है, जैसे ये पैन है ना ऐसे। ठीक, तो जो सारी नदियां हैं यहाँ से निकलने वाली वो पूर्व की तरफ बहती हुई बंगाल की खाड़ी में इसलिए गिरती हैं। ठीक है, 2 नदियां ही हैं सिर्फ तुम्हारी, नर्मदा और ताप्ती, जो यहाँ पे अरब सागर में गिरती हैं, और सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। उसका कारण भी यही है। ठीक, तो आगे और क्या है इसमें कि इसमें जो पठार है उस पर पाई जाने वाली स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे भ्रंश घाटी हो गया। भ्रंश घाटी का क्या मतलब कि दो ऊंची पहाड़ियाँ और उनके बीच में खाई, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, भ्रंश घाटी। ठीक, ये यहाँ की विशेषताएं हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से क्या हैं, भू उत्थान यानी उन्मजन और निम्मजन के उदाहरण हैं। उन्मजन मतलब कि कोई भाग जो समुद्र तट से ऊपर उठ गया है और कोई भाग जो समुद्र तट से नीचे धंस गया है। ठीक है, ऊपर उठ गया भाग क्या कहलाता है, उन्मज्जन, और नीचे धंसा हुआ भाग क्या कहलाता है, निमज्जन। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारे पठार का भौतिक विभाजन। अब हम इसका प्रादेशिक विभाजन देखते हैं कि अलग अलग प्रदेशों में इसका क्या क्या नाम है, इसको क्या क्या बोला जाता है। ठीक है, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे तुम्हारा एक तो दक्कन का पठार हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, दक्कन का पठार पूरा, ठीक है, मध्य उच्च भूभाग यानी कि इतना इतना, ठीक है, और उसके नीचे क्या है तुम्हारा उत्तरी पूर्वी पठार, ये वाला, ठीक ये वाला, ठीक है, और ये वाला, और दक्षिण का पठार ये वाला। तो हम इसको 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। अब तीनों की अलग अलग विशेषताएं देखते हैं। जो तुम्हारा दक्कन का पठार है उसमें क्या है, उसके अलग अलग नाम है, जैसे कि ये वाला, ठीक है, तो इसको महाराष्ट्र में क्या बोला जाता है, सह्याद्री। महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं इसको, सह्याद्री। ठीक है, कर्नाटक उसके नीचे चलते हैं, उसके नीचे आता है गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, इसमें इसको क्या बोला जाता है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, और केरल में क्या, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, ठीक है, या इलायची की पहाड़ियाँ। इसी तरह हम पूर्वी घाट के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या है, पूर्वी घाट का भी बताया कि पश्चिमी घाट अधिक ऊंचे हैं और ये नीचे हैं, ये बिना कटे फटे यानी कि अविरत हैं, और ये कटे फटे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए तुम्हारे तीन घाट हैं, थाल घाट, बोर घाट और पाल घाट, उन्हीं से हम क्या है आ जा सकते हैं। ठीक, उसके आगे देखते हैं अब हमें यहाँ की ऊंची चोटियाँ। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नाईमुड़ी है, ये वाली जो इधर है। ठीक है, ये इसकी हाइट कितनी है, 2695 मीटर। ठीक है, ये क्या है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी नाम है उसका। ठीक, महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम महेंद्रगिरी, और उसका अन्नाईमुड़ी। ठीक, तो यहाँ पे ये तुम्हारी ये हो गया तुम्हारा दक्कन का पठार। अब उसके बाद में देखते हैं मध्य उच्च भूभाग।
ठीक है। ये पश्चिमी अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाता है, यानी कि अरावली ये तुम्हारा अभी बताया जैसलमेर तक फैला हुआ है, ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। अरावली जो पर्वत है तुम्हारा ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। ठीक है, ये इसकी पश्चिमी सीमा बनाता है और इसकी समुद्र तल से हाइट कितनी है, 600 से 900 मीटर। ठीक है, जैसलमेर तक फैला हुआ है ये। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारे जैसलमेर में, तुम्हें कल पढ़ाया था मैंने कि थार का मरुस्थल है, कल नहीं पढ़ाया होगा, मैदान में ही पढ़ना था वो हमें। ठीक है, थार का मरुस्थल है। मरुस्थल की क्या विशेषताएं होंगी कि वहाँ पे बालू के टीले मिलेंगे। ठीक, तो वहाँ पे ये क्या है, इसकी चट्टानें कैसी हैं, कायांतरित। ठीक, वहाँ पे संगमरमर, स्लेट और नाइस, यानी कि ये सब चट्टानें हैं यहाँ की। संगमरमर सबसे ज़्यादा मकराना में मिलता है। ठीक है, मकराना कहाँ है, राजस्थान में ही है। ठीक, तो अब आगे इससे निकलने वाली नदियाँ देख लो कौन कौन सी हैं। बनास नदी है, चंबल नदी है। ठीक, और यहाँ पे ये क्या है, ये नदियाँ चंबल के बीहड़ बनाती हैं, यानी कि गहरे खड्डे बनाती हैं। ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है, बीहड़ बोला जाता है। आगे है तुम्हारा उत्तरी पूर्वी पठार। उत्तरी पूर्वी पठार अभी बताया था कि असम में जो तुम्हारा शिलोंग का पठार है और तुम्हारा क्या है, कार्बी एंगलोंग का पठार है। ठीक है, ये तुम्हारे उत्तरी पूर्वी पठार के भाग हैं। तो ये जो तुम्हारा मेघालय का पठार के बीच में भ्रंश घाटी बन जाने से यह अलग हो गया। ठीक है, भ्रंश घाटी अभी बताया, ये मालदा भ्रंश। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया तुम्हारा, भ्रंश, मालदा भ्रंश, जिसके कारण ये अलग हो गया है इस पठार से, लेकिन ये भाग इसी का है। ठीक है, ये है तुम्हारा क्या, मालदा भ्रंश। ठीक है, लेकिन ये इसी का भाग है, दक्षिण के पठार का ही भाग है ये भी। उसके आगे क्या है तुम्हारी, इधर मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें तुम्हारी क्या है, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, जैंतिया पहाड़ियाँ। ठीक है, असम की कार्बी एंगलोंग की पहाड़ियाँ भी इसी का विस्तार हैं। और छोटा नागपुर का पठार की तरह मेघालय के पठार में भी क्या है तुम्हारा, कोयला, लोहा, चूने के पत्थर, यूरेनियम आदि खनिज मिलते हैं। ठीक, सबसे ज़्यादा बारिश भी कहाँ पे होती है, गारो खासी पहाड़ियों में होती है। ठीक है, जब मानसून है तुम्हारी, ये पहाड़ियाँ हैं जैसे कि ये तुम्हारा इधर ये है असम, मेघालय। ठीक, तो इधर से क्या होता है, जब मानसून इधर चली जाती है तो ये पवने हैं क्या है, ये पहाड़ी एरिया है। ठीक है, तो पवने इधर चली तो जाती हैं, लेकिन पहाड़ी एरिया होने के कारण पवने इधर बंगाल की खाड़ी से इधर जाती हैं ऐसे। ठीक है, मानसून के टाइम तो क्या होता है कि ये पहाड़ियाँ हैं, ये ऊंची हैं। ठीक है, तो ये पवने इधर मानसून पवने प्रवेश तो कर जाती हैं यहाँ पे, लेकिन ये तीनों पहाड़ियाँ ऐसे हैं, बिल्कुल ऐसे समानांतर। ठीक है, यहाँ पे चली तो जाती हैं पवने, लेकिन है ना वापस बाहर नहीं निकल पाती। ठीक है, जिसके कारण यहीं पे बारिश होती रहती है। सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान जो चेरापूंजी मोसिनग्राम है वो भी यहीं पे है तुम्हारा। ठीक है, तो इसमें एक और हम इतना ही है हमारा ये, कल हम और आगे का पढ़ेंगे।